हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज की जो क्लासेस होगी वो होगी प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का स्थान से क्या अभिप्राय हैं, यानी इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, इन सबको देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्थान के बारे में पढ़ेंगे। किसके स्थान? तो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण का स्थान। देखिए, इससे पिछले वीडियोज़ में आपको हम प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, वो सब के सब बताया गया है। तो आज जो होगा वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस का जो पहले से जो है स्थान है उस सब के बारे में आज देखेंगे। तो इसको नोट करो। तो टॉपिक को, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, इसमें जोड़ दीजिए। प्रकाश संश्लेषण का स्थान से क्या अभिप्राय होता है, ये जोड़ दीजिए एक्स्ट्रा। प्रकाश संश्लेषण के स्थान से क्या अभिप्राय होता है। हाँ, इसी आज जो भी पढ़ेंगे हम स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके स्थान? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ठीक है, यानी इसमें क्या क्या बातें आती हैं हम इसको देखेंगे और समझेंगे विस्तार से। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान से क्या अभिप्राय होता है। ठीक, ये टॉपिक्स बनाओ, लिख लिए। प्रकाश संश्लेषण का स्थान से क्या अभिप्राय होता है। तो लिखिए प्रकाश संश्लेषण, लिखिए प्रकाश संश्लेषण की स्थान से तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय हैं, तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय हैं, तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय होता है, तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय होता है। प्रकाश संश्लेषण की स्थान से तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय होता है। ये आपको नोट्स को सुंदर बनाने के लिए इसको लिखा जाता है। ये लिखिए या न लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। खैर, हम इसको बता दिए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सबका आंसर जो है इसको फ्रेम कर लेते हैं, इसके बाद एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक, तो पहले इसे नोट करो। प्रकाश संश्लेषण के स्थान से तर्कसंगत अगर लिखित अभिप्राय होता है, इसका मतलब हुआ, तो पहला पॉइंट अगर लिखित है मतलब आगे लिखा गया है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 में लिखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पहला पॉइंट्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। ये टू द पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इसी में लिखना है, इसी पॉइंट्स में। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी, नोट करते चलिए। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। किसमें भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट? पैरेन्काइमा में, यानी पत्तियों के पैलिसेड
तथा स्पंजी पैरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। हो गया। इसी पॉइंट्स में उसी में लिखिए, इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही जटिल होते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही जटिल होते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही जटिल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? जटिल होते हैं। तो पहला पॉइंट्स हो गया। हम एक एक करके समझ लेंगे, पहले नोट कर लेते हैं फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करोगे। दूसरा पॉइंट लिखो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक का मतलब रंग प्रदान करने वाला वर्णक। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तियों में, याद रखना इसको। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो लीफ। पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए पौधों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए पौधों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को लिखना है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को, इसलिए दूसरा पॉइंट्स में, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अंग कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। कैसे कहा जाता है हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक मिनट, इसी में दूसरा पॉइंट्स में लिखिए, अगला पॉइंट नहीं, दूसरा में ही लिखिएगा। इसी में, एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसी में, और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। और हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखो तीसरा। अब तीसरा पॉइंट में लिखोगे, लिखो, पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस। पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस। पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। बाहरी त्वचा में, पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। पत्तियों की बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। बाहरी त्वचा में, बाहरी त्वचा में क्या उपस्थित होता है? बाहरी त्वचा में क्या उपस्थित होता है? प्रेजेंट क्या? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। बाहरी त्वचा में
क्या प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, रंध्र या स्टोमाटा। पत्तियों के बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा उपस्थित होते हैं। ठीक, इसी में लिखिए, जिनके बीच में एक छिद्र होता है, यानी मध्य में, जिनके बीच में एक छिद्र होता है, जिनके बीच में एक छिद्र होता है, जिनके बीच में एक छिद्र होता है, ये छिद्र बंद, ये छिद्र आवश्यकता पड़ने पर, ये छिद्र आवश्यकता पड़ने पर बंद और खुल सकते हैं। ये छिद्र आवश्यकता पड़ने पर बंद और खुल सकते हैं। ये छिद्र आवश्यकता पड़ने पर बंद और खुल सकते हैं। ठीक है, बंद और खुल सकते हैं। उसी पॉइंट्स में, तथा जिनका नियंत्रण गार्ड सेल्स द्वारा होता है, तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है, तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड, बॉडी गार्ड जो होता है ना, वही गार्ड, तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चौथा, चौथा पॉइंट्स में लिखो, चौथा में लिखिए, इन्हीं रंध्रों द्वारा, इसी रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा, इसी रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा, इसी रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हवा पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या, हवा, इसको आप नहीं लिखोगे, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा क्या, किसके द्वारा पहुंचती है, विसरण के द्वारा। विसरण के द्वारा किधर पहुंचती है, कहाँ पर पहुंचेगी, तो पत्तियों में पहुंचेगी, पत्तियों में पहुंचेगी। ठीक, तो अभी तो आप लिखिए, हम तो समझाएंगे कि करके। तो चौथा पॉइंट्स में, इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। हो गया, लिख लिए, इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, विसरण द्वारा पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट्स, 5वां नंबर पॉइंट्स लिखोगे। 5वां लिखो, रंध्रों का खोलना एवं बंद होना, रंध्रों का खोलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करती है। द्वार कोशिकाओं का मतलब होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मतलब जो रक्षा करेगा, बॉडी गार्ड, वही गार्ड सेल्स है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करती है। स्फीति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, स्फीति पर निर्भर करती है। अब कैसे, ये स्फीति क्या होता है समझाने क्रम में सब बताया जाएगा। रंध्रों का खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करती है। इसी में लिखना, जब द्वार कोशिकाएं
जब द्वार कोशिकाएं, इसी में जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं तब वह फूल जाती है, तब वह फूल जाती है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं, द्वार कोशिकाओं मतलब बॉडी गार्ड का जो सेल होता है, जो गार्ड करने वाला सेल होता है, जो रक्षा करने वाला सेल होता है, उसको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती है तब रंध्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती है तब फूल जाती है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं तब फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है, और रंध्र खुल जाता है, और रंध्र खुल जाता है। फिर से बोलते हैं इसको, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती है तो वह फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है, और रंध्र खुल जाता है। ठीक, उसी में नीचे से लिखना, उसी में नीचे से, जब द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकाल देती है, जब द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकाल देती हैं तब यह सिकुड़ जाता है। जब द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकाल देती हैं तब यह सिकुड़ जाता है, तब यह सिकुड़ जाता है और रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र का मतलब छिद्र, और रंध्र बंद हो जाता है, और रंध्र बंद हो जाता है। कब? जब द्वार कोशिकाएं जल बाहर निकाल देती हैं तब ये सिकुड़ जाता है और रंध्र बंद हो जाता है। ठीक, अब देखो, अब लिख लिए आप लोग। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो ध्यान देना, समझेंगे। अब पहला है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब कि इसका स्थान से क्या तात्पर्य है, ये स्थान क्यों जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण में स्थान का भी रोल है क्या? हाँ है, देखिए कैसे। पहला ये तो नोट्स को अच्छे एक सुंदर दिखने के लिए ऐसा किया गया है, ये इसमें आप लिखिए ना लिखिए आप पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और यह पत्तियों के पहली सेट तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों बड़े जटिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण जितने भी स्वपोषी पौधे हैं वो सब के सब, उस सब में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किस पर निर्भर करता है? शुरू से अंत तक किस पर निर्भर करेगा? क्लोरोप्लास्ट पर निर्भर करेगा, क्लोरोप्लास्ट पर। यानी क्लोरोप्लास्ट पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्भर करती है। अगर क्लोरोप्लास्ट किसी पौधा में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, तो उस पौधा में भोजन बन ही नहीं सकता। अगर वो स्वपोषी पौधा है, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो जाए तो वो सूख जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, पौधा डेथ कर जाएगा। तो इस पॉइंट्स का कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। तो किसी न किसी स्थान पर तो ये उपस्थित है ही। सर पत्तियों में कहाँ पर? पत्ती के आंतरिक संरचना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसका एक स्थान से तात्पर्य हुआ ना कि पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की जितने भी प्रक्रिया है वो शुरू से अंत तक सब के सब प्रक्रिया किस में होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। और ये कहाँ पर होगा? तो पत्तियों में होगी, पत्तियों के अंदर होगी। ठीक, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का जो संरचना होता है, जो कार्य होता है, वो कैसी होती है? वो जटिल होती है। जटिल क्यों? जटिल इसलिए बोलते हैं, सबसे पहले बात कि वो आप उसे देखते नहीं। और दूसरा कारण ये है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है तो उस समय वो पत्तियों के माध्यम से ही सूर्य के प्रकाश को खींचता है, सूर्य के प्रकाश से फोटोन नामक ऊर्जा को खींचता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट ही खींचता है। तो उसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी उसकी क्रिया क्या है? जटिल है।
जाइलम, फ्लोएम सब इसके अंदर पाया जाता है। यानी ये जड़ से जो आपको खनिज लवण को ये पत्तियों से लेकर के यानी जड़ से जाइलम उत्तक द्वारा जब पत्तियों तक पहुंचाती है, तो ये सब क्रिया किसके द्वारा होती है? यानी ये सब एक टिश्यू के द्वारा होती है और ये सब के सब आंतरिक क्रिया है, अंदरूनी क्रिया है। तो इसलिए हम और ये सब इस सब में किसका रोल है? तो कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट का रोल अवश्य रहता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी क्रिया जो है वो क्या है? इसकी क्रिया जो है जटिल है। इसलिए इसको कह देते हैं कि इसकी क्रिया जटिल है। इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी क्रिया जो है वो क्या है? जटिल है। किसकी क्रिया? क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होगी? जटिल होगी। कार्य कैसा करेगा? जटिल करेगा। जटिल मतलब बड़े पैमाने पर करेगा। इसकी संरचना बाह्य रूप में दिखाई देती है या आंतरिक है? आंतरिक है। तो समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किस में होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होगी वो कैसी होगी? कार्य कैसी होगी? तो सब के सब जटिल होगी। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट्स में बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। जहाँ भी देखो, जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का मतलब हो गया कि ये इसमें एक ऐसा, इसे समझाते हैं हम। क्लोरोफिल वर्णक का मतलब हो गया कि इसमें एक ऐसा क्लोरोफिल PHY होना चाहिए, PHYLL। क्लोरोफिल में आपको एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। ये वर्णक को कहते हैं रंग। ये जहाँ भी क्लोरोफिल होगा उसमें वर्णक होगा ही होगा। उसमें क्लोरोफिल वर्णक के रूप में, ये क्लोरोफिल वर्णक के रूप में ये पाया जाता है। किसमें? ये किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल वर्णक जो है ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये रंग प्रदान करने का कार्य करेगा। कौन? ये क्लोरोफिल वर्णक। ये क्लोरोफिल जो वर्णक है ये पत्तियों में पाई जाती है। किसके साथ? तो क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ जो पत्ती में पाई जाती है, इसी के कारण ये पत्ती जो है हमारा हरा रंग का दिखाई देता रहता है। जितने भी स्वपोषी पौधे हैं सारे के सारे पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे दिखाई देती है, सामान्यतः हरे ही रहती है। तो वो हरा क्यों रहता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण नहीं, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। और ये किस में रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। इसलिए कभी कभी सामान्यतः बोल दिया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ती ऐसा रंग दिखाई देती है, लेकिन मुख्यतः ऐसे नहीं बोलना कि क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा दिखाई देती है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक रंग प्रदान करने का कार्य करती है। और यह किसके साथ उपस्थित होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के साथ होती है। समझे? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जो पौधे के पत्तियों को किस रंग का बना के रखती है? हरा, ग्रीन कलर। तो ये जो हुआ क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल वर्णक पाया गया और ये पौधों के पत्तियों को जो रंग प्रदान करने का कार्य कर रही है, ये सब प्रक्रिया किस में होगा? पौधों की पत्तियों में या पौधों की अन्य भागों में? पौधों के पत्तियों में होगी। ये सब प्रक्रिया किस में होगी? ये जो प्रक्रिया होगी ये किस में होगी? पत्तियों में होगी। पौधों के पत्तियों में होगी। पौधों के पत्तियों में होगी ये प्रक्रिया किस में होगी? पौधों के पत्तियों में होगी। तो ये पौधों के पत्तियों में जो ये क्रिया हुआ, ये प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे? इसी प्रक्रिया को हम कह देंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। ये किसके द्वारा हो रहा है? बताओ। ये हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम इसको प्रकाश संश्लेषण, सॉरी, ये जो पत्ती, ये किस में हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। ये पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियों में जो ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वर्णक मिलकर ये रंग प्रदान करने का जो कार्य कर रहा है, ये पौधों की पत्तियों में हो रहा है। तो ये पत्ती जो हो गया, ये जो पत्ती हो गया, पत्ती आपका, ये पत्ती क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया। ये क्या हो गया? पत्ती, बताओ। प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी अंग माना जाएगा। कौन? ये पत्तियाँ मानी जाएगी, याद रखिए, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषी अंग मानी जाएगी। ठीक, अच्छा, और ये पत्तियाँ जो है प्रकाश संश्लेषी अंग हुआ, और ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्या मानी जाएगी? तो ये क्या होगा सर? पत्ती तो हो गया कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, जिसको आप हरित लवक कहते हैं। हरित लवक जो कहते हैं, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है, क्योंकि ये इसी में मिल गया ना, प्रकाश, अरे बाबा, क्लोरोफिल वर्णक जो है क्लोरोप्लास्ट के साथ मिल गया, तो ये हरित लवक बन ही गया ना। तो ये जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, इसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो एक बार जरा फिर से समझते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। किसको? तो पत्तियों को रंग प्रदान करती है, पत्तियों को रंग प्रदान करती है। क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और ये क्या करती है? तो रंग प्रदान करने का कार्य करती है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पत्तियों में पाई जाती है। और क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट के साथ मिल करके जो रंग प्रदान करती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा जो रंग प्रदान करती है, जिस अंग के द्वारा जो वो रंग प्रदान करती है, जिस अंग में वह रंग प्रदान करती है, वह अंग जो ग्रीन कलर का जो अंग हो जाता है, कौन सा अंग होता है ग्रीन कलर का? पत्ती हो जाती है। पत्ती, जो पौधे का जो पत्ती होती है, कौन सा कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वो जो अंग जो ग्रीन कलर का हो रहा है, वह अंग प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग, याद रखो, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन कहा जाएगा? सर पत्तियाँ कही जाएगी, पत्तियाँ, अंगक नहीं, का नहीं लगाना है। प्रकाश संश्लेषी अंग कही जाएगी कौन? पत्ती। और जिस वर्णक की सहायता से, जिस टिश्यू, जिस इवेंट्स की सहायता से, जिस वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक साथ मिल गया और हरित लवक बनाया, ये क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो रंग प्रदान किया, क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कहा जाएगा? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाएगा, अंगक। ठीक है, तो उम्मीद करें कि आप समझे इसको। ठीक, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन भी उठता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि पौधों में, पत्तियों को, पौधों में जो पत्तियाँ होती है, वह पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, और जो रंग प्रदान करती है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जो रंग प्रदान करने का कार्य करती है क्लोरोप्लास्ट, वह क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। सीधे याद रखिए, पत्तियाँ क्या है? अंग है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? अंगक है। ठीक, ऐसे याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। देखो, पत्तियों, जो भी पत्ती होगा, हम पत्ती का ही फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी बाहरी त्वचा, ये वाली त्वचा, ये वाली जो त्वचा है, ये वाली जो त्वचा है, इस त्वचा में क्या पाया जाता है? इस त्वचा में आपको एपिडर्मिस यानी रंध्र रहता है। रंध्र, यहाँ पर ऐसे एपिडर्मिस यानी रंध्र रहता है। इस चीज़ को हम कहते हैं रंध्र कहते हैं। ये सब में ये रंध्र रहता है, रंध्र, जिसको हम कह देते हैं रंध्र या एस्टोमाटा या स्टोमाटा भी कह देते हैं। यानी ये जो पत्तियाँ है, पत्तियों की जो बाहरी ये त्वचा है, ये बाहरी त्वचा में रंध्र पाया जाता है या स्टोमाटा, यानी एक छिद्र होता है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकेंगे, याद रखिए।
तो ये रंध्र या स्टोमाटा होता है तो ये है क्या, ये कोशिकाओं है, समझ लीजिए एक प्रकार से पत्तियों में पाए जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं। ये क्या करती है तो हम समझा देते हैं। इनमें एक छिद्र होता है, ये छिद्र आवश्यकता पड़ने पर खुलेगी भी, यानी ऐसे ये खुल भी जाएगी, यानी ऐसे ये खुल भी जाएगी, ठीक है, अब फिर ये बंद भी हो जाएगी। तो ये क्यों खुलती है, क्यों बंद होती है, किस समय, और इसको सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, तो गार्ड सेल्स करेगा, यानी द्वार कोशिकाएं करेगा, याद रखिए। तो फिर ये खुलती क्यों है, देखो जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी तो इनको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसी रंध्र के द्वारा पत्तियाँ लेती है, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड को इसी रंध्र के द्वारा लेती है, और जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगी तो क्या छोड़ता है, शुद्ध ऑक्सीजन। वो शुद्ध ऑक्सीजन को इसी रंध्र के द्वारा बाहर फेंकती है, बाहर छोड़ देती है, याद रखिए इसको। यानी जब पत्तियाँ जो होती है उस पत्तियाँ के बाहरी ढांचा में एक रंध्र रहता है, एक नहीं बहुत सारे रंध्र होते हैं। वो रंध्र जो है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, ये रंध्र सब स्टोमाटा है। ये कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर खुलती भी है और आवश्यकता पड़ने पर बंद भी होती है। तो खुलती किस समय, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी तो इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जहरीली गैस चाहिए, तो इसी रंध्र के द्वारा ये लेती है अंदर। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन को पत्तियाँ छोड़ती है, तो वो ऑक्सीजन को इसी रंध्र के द्वारा बाहर भी करती है। तो ये इसका रोल हुआ ना, तो यही इनका रोल है रंध्र का। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती भी है और उसे फिर से शुद्ध जो हवा है, शुद्ध एयर है, उसको उसी रंध्र के माध्यम से क्या करती है, बाहर छोड़ देती है। तो ये रंध्र का ये कार्य है, ठीक। अच्छा, तो ये कार्य हुआ, लेकिन आपको फिर इसमें बताया गया है कि रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्र का खुलना एवं बंद होना